दोस्तों आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। रिएक्शन इन द सेंस कि उस वीडियो को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये भाई साहब सेक्शन 9 का क्या अल्टरनेटिव हम लोगों को बता रहे हैं, तो कैसे ये सेक्शन 9 को बाईपास करने वाले हैं। ये मैं खुद जानने को काफ़ी उतारू हूँ कि ये क्या करने वाले हैं। खैर, अगर हम टाइटल पढ़े तो भाई सब दिमाग चकरा जाता है कि सेक्शन 9 करने की जगह ये दमदार काम करो, तलाक तुरंत या पत्नी वापस आ जाएगी। बस देखते हैं क्या ये हमारे लिए लेकर आए हैं। चैनल का नाम इनका का है लीगल ईगल, तो देखते हैं कि लीगल ईगल भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या हमें सॉल्यूशन बताते हैं। अगर भी पूरे केस में मजबूत रह सकते हैं वैसे मजबूत रहते हैं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने सेक्शन 9 लगा भी दिया है तो यही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यही फॉर्मूला जो मैंने जिनकी पत्नियों ने कोई केस ये शुरू में इनका काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया। सो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एंड माय टाइम मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया। वीडियो की टाइटल का डिस्क्रिप्शन यहीं पे है, आप इस वीडियो में से जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उस पोर्शन में इन्होंने क्या बोला था शुरू के 3 मिनट में। तो मैं सीधा मुद्दे पे आते हुए देखता हूँ कि है क्या इस वीडियो। लगाया और अपने घरों पे बैठी हुई है, वो भी सेक्शन 9 वाले लोग भी इसी चीज को कैसे फायदे में ले सकते हैं। तो इसको लास्ट में देखिएगा, लास्ट में मैं आपको ये सॉल्यूशन सेक्शन 9 वालों को भी दूंगा जिनका केस ऑलरेडी 1-2 साल से चल रहा है। अब मैं इस पे आता हूं कि करना क्या है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस एक ऑप्शन होता है जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 226 में आपको इसका प्रावधान मिलता है, इसका ऑप्शन मिलता है अपने किसी प्रियजन का अपहरण या जबरन किसी जगह उसको बंदी बना देने के एवज में। और जो आपका सीआरपीसी का सेक्शन जो है 97 वो इसके अंदर आपको रास्ता देता है कि इसको लागू कराया जा सकता है 226 को आर्टिकल को उस सेक्शन 97 सीआरपीसी से। करना क्या है कि ये हाईकोर्ट में लगता है, आप हाईकोर्ट में जाके कंप्लेंट। गजब गजब। आपने तो कई लोगों ने यूपीएससी की तैयारी करी होगी, एसएससी की तैयारी करी होगी, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी होगी, या इन जनरल आपने अपने स्कूल टाइम में लॉ तो नहीं पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के बाद काफ़ी कुछ मौका मिला होगा। उसी दौरान आपने जाना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके की रिट दे रखी है, दी हुई है, ठीक है। उनमें से एक रिट है हिबस कॉर्पस, और इन जनरल इन रिट्स का पर्पस ये है कि कहीं आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या उसका फर्दर वायलेशन रोकना है, तो उस सिनेरियो में इन रिट को यूज करा जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। आपने उसी दौरान ये भी जाना होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। स्टेट के अगेंस्ट बोले तो गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। तो आपका जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है ना, वो दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में है, आपके और आपकी बीवी के बीच में, या आपकी बीवी या आपके ससुराल वालों के बीच में, या आपकी बीवी आपके और आपके घर वालों के बीच में। काफ़ी पॉसिबिलिटीज बनती है, पर ये डिस्प्यूट रहेगा इंडिविजुअली। बात मानते हो कि आपकी बीवी और आप दोनों में से कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं हो कि जो ये बोले कि एक गवर्नमेंट एजेंसी ने आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दिया है, वायलेट कर दिया है। ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सेक्शन 9 को रिट पिटीशन के साथ। ये भाई साहब की नॉलेज ही फंडामेंटली फ्लॉड है। आपकी हीबस कॉर्पस हम जान लेते हैं कि कब काम में आती है और कब पिक्चर में आती है। इन केस अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को या आप किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज ने इलीगली अनऑथराइज तरीके से डिटेन कर रखा है, तो उस सिनेरियो में आप हाई कोर्ट जा सकते हो स्टेट अवे विद अ पिटीशन। उससे पहले भी आपको अपनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इनके इसके बाद आपके देयर वाज अ अल्टरनेटिव, फॉर एन एग्जांपल आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करके अपना रिकोर्स ले सकते हो, या कोई अल्टरनेटिव है उस एजेंसी के थ्रू जाके आप रिकोर्स ले सकते हो, तो पहले वो रिकोर्स प्रेफर करना चाहिए। और इनके ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो उन सिनेरियो में आप सीधा हाईकोर्ट जाके हिबस कॉर्पस के लिए प्रे कर सकते हो। पर प्राइवेट डिस्प्यूट के बीच में आप रिट पिटीशन नहीं ला सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, इनकेस आपकी बीवी को इलीगली डिटेन कर लिया आपके ससुराल वालों ने, आपने पुलिस को कंप्लेंट दी और पुलिस के
को कंप्लेंट देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, आपने हायर ऑफिशियल्स को बताया तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन स्ट्रेट अवे मूव टू हाई कोर्ट। ठीक है, वहां जाके बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा सिनेरियो, मैंने स्टेट एजेंसीज की हेल्प लेने की कोशिश करी, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, उनके इनएक्शन की वजह से देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इसलिए हाईकोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत है। समझो बात को, ऐसे ही कुछ भी कहीं भी कैसे नहीं बोल सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये जो कह रहे हैं सेक्शन 9 को हम रिप्लेस कर देते हैं हिबस कॉर्पस के साथ, इट इज अ फंडामेंटली फ्लॉड प्रिंसिपल। कहाँ से इन्होंने कौन सा कानून पढ़ा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। जिन्होंने ढंग से कानून पढ़ा है, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, उनसे जाके एक बार पूछ लेना कि हिबस कॉर्पस फाइल हो सकती है इस सिनेरियो में या नहीं। जब स्टेट अवे से कि भाई नहीं हो सकती, तो खैर भाई साहब के इस कारनामे को आगे देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड द लॉ आई स्टडीड। ठीक है, आगे चलते हैं। सीधा दर्ज कराइए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि पुलिस में कंप्लेन कराएं या फिर पुलिस को एक कंप्लेन देकर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाईपेस करो, बस वहीं से लगता है। और ये डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट के बीच में किसी पुलिस को कंप्लेंट करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी अपने से मायके चली गई है आपसे रूठ के, तो आप सेक्शन 9 ना डालें। ठीक है, आप कुछ ना करें, आप एक मीडिएशन की पॉसिबिलिटी ना देखें। काफ़ी गवर्नमेंट ऑथराइज मीडिएशन सेंटर्स हैं हर स्टेट में, जो मीडिएशन करवाते हैं, नॉमिनल फी चार्ज करते हैं। आपको बुलाएंगे, आपकी बीवी को नोटिस करेंगे कि वो आए, आप दोनों बैठे अपने, अगर कोई विवाद है बातों से अगर सुलझ सकते तो उसे सुलझाए। नहीं, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोशल मीटिंग के थ्रू आप उस डिस्प्यूट को ना सुलझाएं। अगर आपकी बीवी चली गई है तो आप स्ट्रेट अवे क्या कहते हैं, ये फाइल करिए हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस, अरे रिट पेटिशन होते हैं, हिबस कॉर्पस कुछ फाइल नहीं होता। और 226 में आपका क्या कहते हैं, रिट पेटिशन के प्रोविजंस नहीं दे रखे। इट इज ऑल्सो गिवन अंडर आर्टिकल 32 एंड 227। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए भाई, और रिट का पर्पस क्या है वो भी जानना चाहिए, और रिट किसके अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है वो भी जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कंप्लेंट कोई फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हाई कोर्ट चले जाइए। आपकी बीवी की कोई अगर जान को खतरा हो तो आप जा सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। और हाई कोर्ट में पेटिशन ऐसा नहीं है कि आज पेटिशन बनाई कल वो लिस्ट हो जाएगी। हाई कोर्ट में भी पेटिशन को फाइल करना, लिस्ट करना, हियरिंग तक लाने में भी 1-2 दिन 3 दिन तक का समय लग जाता है। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसीजर एंड इट इज़ नॉट चीप ऑप्शन। ठीक है, और दूसरी बात, आपके पास गवर्नमेंट एजेंसी का सपोर्ट है, फैसिलिटीज़ हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, वो किस काम आएगा, आप उनको कंप्लेंट दीजिए। अगर इतनी जान का खतरा है तो ये चीज़ तो आप बहुत पहले कर चुके हो। एक सिंपल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को इतना बढ़ा चढ़ा के अगर हाईकोर्ट के सामने रखोगे तो हाईकोर्ट भी पटिशन को मेंटेनेबल नहीं मानेगी विदाउट एनी रीजन। पटिशन वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है, प्राइवेट डिस्प्यूट में आप रिट पटिशन लेके आ रहे, मेंटेनेबल ही नहीं है। हाईकोर्ट स्टेट अवे इसको फेंक के मारेगी, वो बोल भी सकती है, इस पर कॉस्ट भी लगा सकती है। तो इस तरीके के ब्लंडर्स करने से बढ़िया आप एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। मान लिया कि लॉयर्स को जाके आपको थोड़ी फीस देनी पड़ेगी, बट हाँ वो बेटर है इस तरीके की वीडियो से अपने आप को एजुकेट करना। और हार्डकोर ऑर्डर होता है, मतलब इसके अंदर अगर आपके पत्नी को आपके ससुराल वाले लेकर नहीं आए तो पहले इसके अंदर वारंट निकलता है, सर्च वारंट निकलता है। अगर उसके बाद भी किसी तरह के उन्होंने सहयोग नहीं किया तो सीधा अरेस्ट वारंट होता है। तो अगर आप सिंपली इस फैक्ट पे ये बोलेंगे कि आपकी बीवी बिना किसी वजह के अपने ससुराल अपने मायके चली गई है, तो हाईकोर्ट आपको क्या बोलेगा कि इसमें स्टेट एजेंसी का इन्वॉल्व है। अगर आप फैक्ट्स को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और गलत तरीके से हाईकोर्ट के सामने रखेंगे, तो भाई साहब ये भी जान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल सकता है, क्रिमिनल केस भी इनिशिएट हो सकता है आपके अगेंस्ट, और पेनल्टी लगेगी वो वाला। ठीक है, एक आपका नेगेटिव इंप्रेशन होगा आने वाले टाइम में, जो आप केसेस डालेंगे उन पे वो एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके की सलाह से थोड़ा बच के रहा करो।
एक बात समझ लीजिए कि इसके अंदर ये हैबेस कॉर्पस आपको पहले लगाना किस पे, अपने ससुराल वालों पे। भाई स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं करी, लगाना है अपने ससुराल वालों पे। वाह। बहन, माता, पिता, यानी कि लड़की के ये 4-5 जो संबंध होते हैं जिनमें ब्लड रिलेशन होता है, उनके ऊपर आपको ये केस लगाना है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपकी बीवी जब कोर्ट में आएगी तो पक्की बात है कि वो वहां आने के बाद ये उल्लेख करेगी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अब आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे कह देगी, क्यों कहेगी, वो तो तैयारी करके बैठी है, ये है वो है। हाँ साहब बिल्कुल, पर यहां वो एक दोराहे पे खड़ी हो गई, आकर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर वो आपकी बुराई वहां नहीं करेगी, अगर वो वहां पर कहेगी कि साहब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो वो अपने माँ बाप को फंसा देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे विशेषज्ञ लोग कहेंगे वो तो आ जाएगी, वो तो कह देगी कि मैं आ जाऊंगी, तो वो कहते ही अपने माँ बाप को फंसा रही है, क्योंकि कोर्ट ही ये कहेगा कि क्या जब कोई लॉजिक विवाद है ही नहीं था तो उनके? फिर आप रह क्यों रही थी। We have to be this. तो अगर वो नहीं भी कह रही है कि मैंने मेरे माँ बाप के दबाव में आकर या इनकी परेशानियों के परेशान करने पर मैंने अपने पति के खिलाफ कुछ ये एक्शन लिया या मैं जाके वहां रहने लग गई, वो नहीं भी कह रही है तो इनडायरेक्टली वो आने की स्वीकृति देते अपने माँ बाप को फंसा देगी। क्या? दूसरी चीज ये है कि वो ये नहीं कहेगी, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ये जो एक्शंस लेती हैं, घर से रूट कर चले जाना पति के और अपने पीहर जाके बैठ जाना, ससुराल वालों को वहां से कोसना, परिवार वालों को भी मोटिवेट करना कि वो आपके घर वालों को आपको कोसना शुरू कर दें, तो ये सब काम पूरी प्लानिंग से, मुस्तैदी से और मिलजुल कर किया गया एक कर्म होता है। तो उस स्थिति में पत्नी अपने परिवार वालों को ही बचाना सही समझेगी, क्योंकि उसको हैबेस कॉर्पस क्वैश कराना है, यानी खत्म करवाना है। तो खारिज करवाने इन भाई साहब के है ना टर्मिनोलॉजी ही सारी गलत है कि बस कॉर्पस क्वैश करवाना है। भाई साहब, आपने रिट पिटीशन फाइल करी है, ठीक है, आपकी रिट पिटीशन के बाद नोटिस इशू होता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उसमें स्टेट अवे ऑर्डर्स भी पास होते हैं। हाई कोर्ट स्टेट अवे इमीडिएट एक्शन के लिए कुछ ऑर्डर्स भी पास कर सकता है और छोटी डेट भी दे सकता है। तो मैं नोटिस इशू होंगे, बहुत कुछ होंगे। और ये कह रहे हैं कि आपकी हिबस कॉर्पस की पिटीशन को क्वैश करवा दें। क्वैशिंग का इनको मतलब ही नहीं पता है, क्वैशिंग का मतलब ही नहीं पता है। अगर आपने पिटीशन फाइल करी है तो वो डिसाइड होगी, या तो आपके फेवर में होगी या आपके अगेंस्ट में होगी। अगर आपके अगेंस्ट में होती है तो वो डिसमिस होती है, आपके फेवर पे होती है तो डिस्पोज्ड ऑफ के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ये क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है कि ये बोल क्या रहे हैं। बस वीडियो बनाने से मतलब था, वीडियो बना के इन्होंने छोड़ दिए है। उसको यही कहना पड़ेगा कि साहब ये जो है ना व्यक्ति, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, एक नंबर। दूसरा, मेरे माँ बाप के साथ मैं अपनी मर्जी से रह रही हूं, 2 नंबर। तीसरा ये कि ये मुझे मारता पीटता है। जैसे वो ये कहेगी तो कोर्ट उसको कहेगा ये थाना नहीं है साहब, समझिए, ये थाना नहीं है, तो आप हाई कोर्ट को थाने के लेवल पे मत लाइए। थाना यहाँ है और हाई कोर्ट यहाँ है, तो थाने में सब चल जाता है, कुछ भी झूठ मूठ जाके बोल देगी लड़की तो सब चल। जो स्टेज की बात कर रहे हैं, जो आ ही नहीं सकती इस तरीके की रिट पिटीशन में, कि आप रिट पिटीशन डालेंगे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए जो कि रूट के चली गई है। हाई कोर्ट आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करी कि अगर आपको कोई एप्रीहेंशन है कि आपकी बीवी की लाइफ को कोई खतरा है या उनको इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है किसी ने, या फिर आपके ससुराल वालों ने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, आपने पुलिस को कंप्लेंट दी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तब तो समझ भी आता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो कि सर जनाब, स्टेट अथॉरिटी के इन एक्शन की वजह से मुझे ये एप्रीहेंशन है कि मेरी बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है, उसको इलीगली डिटेन करा होगा, उसकी फ्रीडम को इंश्योर नहीं करा जा रहा है। देयर इज अ लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। वो वाला सिनेरियो नहीं है। स्ट्रेट अवे आप अपने रिलेटिव्स पे फाइल करिए और वो अपीयर हो जाएंगे। मेंटेनेबिलिटी की तो कोई स्टेज ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना। कोर्ट इनसे पूछेगी नहीं कि हाउ योर पिटीशन इज मेंटेनेबल, वो कुछ नहीं पूछना, सीधा बुला लेगी, हाँ भाई पिटीशन आई है, बुला लेते हैं, पिटीशन आई है, बुला दिया। बीवी कहेगी मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहती, बस
ये मुझे मारते पीटते हैं, कोर्ट वहाँ पे प्रूफ मंगाएगी, तो हाई कोर्ट वहाँ पे ट्रायल चलाएगी। हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है एक ट्रायल चलाने की। एक रिलीफ जब तुम्हें दूसरे लॉज के अंडर दे रखा है, सेक्शन 9 के अंडर दे रखा है, अब बोलिए कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन फाइल करके सेक्शन 9 की कि मेरी बीवी बेवजह चली गई है, ठीक है, मेरी बीवी बेवजह चली गई है और कोई रीज़न नहीं था उसका छोड़ के जाने का। मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि कोर्ट एक ऑर्डर पास करे और मेरी बीवी को बोले कि वो आके अपनी मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए। अब ये होता है कि अगर कोई सेक्शन 9 का ऑर्डर आपके फेवर में है, अगर आपकी बीवी उसको कंप्लाई नहीं करती तो देगा गुड ग्राउंड कि आप डाइवोर्स के लिए फाइल जा सकते हैं, डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। समझना है इन चीज़ों को, ब्लाइंडली इंटरनेट पे फॉलो मत करो लोगों को, चाहे मैं हूँ चाहे ये भाई साहब। ये प्रोसीजर है ही नहीं भाई। ट्रायल में एविडेंसेस होते हैं, ट्रायल में सबूत मांगे जाते हैं, फिर पिटीशन में भी प्राइमा फेसा या फिर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कुछ सर्टेन कॉजेंट प्रूफ ही बोल दो, प्रूफ मांग लिए जाते हैं कि वाई योर पिटीशन इज मेंटेनेबल, on what ground you are saying that there is a violation of fundamental right, और सामने वाली पार्टी बोल रही है कि there is no violation of fundamental right, तो वो अपने प्रूफ दिखाएगी कि जो एक्शन ले रही है वो लॉफुल है नेचर में, साथ में कोई वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट की उन एक्शंस की वजह से। अगर उन्होंने किसी को डिटेन करा है, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा है लॉ का और ड्यू प्रोसेस फॉलो करा है लॉ का, तब जाके उन्होंने किसी को डिटेन करा है, और उसकी वजह से कोई वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का। इस तरीके की प्रोसीडिंग चलती है, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं। सेक्शन 9 मैं मानता हूँ इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से आपका सेक्शन 9 कई बार इनफ्लक्चुअस हो जाता है नेचर में, क्योंकि आपका 498A भी चल रहा होता है, DB भी चल रहा होता है, डाइवोर्स पिटीशन आपकी भी साथ में फाइल कर देती है, 125 फाइल कर देती है, मल्टीपल केसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सेक्शन 9 जो है उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। कोर्ट के सामने प्रूव करना है, पर हर कोर्ट के सामने हर चीज़ प्रूव नहीं करनी होती, उनके लिए प्रॉपर कोर्ट्स हैं, प्रॉपर रिलीफ वहाँ पे जाके मांगिए, वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें साबित करिए, दूसरे की चीज़ों को झूठा साबित करिए और अपने रिलीफ लीजिए। पर ऐसे ही कुछ भी कोई बोल रहा है कि रिट पिटीशन फाइल कर दो, ये मारा भी, रेप भी किया, 376 77 तक भी पहुंचा देती है लड़की बात, जबकि उसके कोई सबूत नहीं है उसके पास। हाई कोर्ट में ये चलता नहीं है, हाई कोर्ट में उसको जब बयान देना हो, हाई कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं होते लड़की के पास। हम इन्होंने भाई साहब ने 376 77 रेप वगैरह इन तरीके के एलिगेशंस की बात करी है। एक बात को जान लीजिए, 498A हो या 406 हो या आपके इस तरीके 376 377, इस तरीके के ऑफेंस जो होते हैं जनरली खुलेआम तो होते नहीं हैं, चार दीवारी के अंदर होते हैं, उनका कोई विटनेस नहीं होता, मेंटल क्रूएलिटी का कोई विजिबल प्रूफ नहीं होता। अपने केस में 498A में 406 30 376 377 इन सारे सिनेरियो में जो आपका कंप्लेनेंट होता है वो एक विटनेस भी होता है और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसकी स्टेटमेंट की। न्यूमरस जजमेंट में बोला हुआ है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर विटनेस की स्टेटमेंट क्रेडिबल है तो उस बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकती है। जो आपका प्राइवेट एक्ट है कोई भी जो चार दीवारी के बीच में हुआ है जिसका कोई विटनेस नहीं, आपने चार दीवारी के बीच में अपनी बीवी के साथ गाली गलौज करी या चार दीवारी में आपकी बीवी ने आपके साथ हाथापाई करी, थप्पड़ मार दिया आपको, उसका तो कोई निशान नहीं आएगा, वो मेडिकल में नहीं आएगा, बट वो चार दीवारी के बीच की बात है, उस चीज़ के प्रूफ आप हो, आपकी स्टेटमेंट उसका प्रूफ है। बात समझो इन चीज़ों को, हर चीज़ों के प्रूफ भी नहीं होते पर कई चीज़ों के आप गवाह होते हो, समझो इन चीज़ों को। इनकी अगर बातों पे चलने लगे तो हाई कोर्ट सीधा सबसे प्रूफ मांगने लगेगा। हाई कोर्ट के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको कंसीडर करेगा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोई लेकर बैठ गया तो हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हाई कोर्ट पहुंचा पाएगा, नीचे की फैमिली कोर्ट्स खाली पाएंगी।
होता है, तो यहां पर जो है इस परिस्थिति के लिए उसकी अपनी जवाबदारी तय की जाती है। ठीक है, आपका पति मारता है, पीटता है, रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? 6 महीने, 8 महीने, इस साल भर से आप रह क्यों रही हैं? तब तो आपको ऑब्वियस है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, आप एक ही बार में जाकर रिपोर्ट करवा देती। आप इतने टाइम से वहां बैठी क्यों है? फिर वो एक बहाना मारेगी कि साहब मैं तो रहना चाहती थी, पर मैं क्यों, क्या ये आने ही नहीं देते, तो फिर ये हैबेस कॉर्पस क्यों लगा रहे हैं? तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा? नहीं, आपकी बीवी या ये स्टेज आ ही नहीं सकती, तो मैं इसके ऊपर बोलूँ क्या? ये स्टेज आ ही नहीं सकती, रिट पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है ऐसे सिनेरियो में, तो मैं बोलूँ क्या? चलो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में मैं बोल देता हूँ उनकी रिट पिटीशन मेंटेनेबल हो गई और इस स्टेज तक ये ले आया कि तो हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करके बुला भी लिया बीवी को। बीवी आगे बोल रही है कि भाई पॉसिबिलिटी देख रहे रिकन्सिलिएशन की, कि रिकनसाइल हो जाए इस दौरान मैटर। ठीक है, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं रिकन्सिलिएशन की, पर जनाब वो पॉसिबिलिटी मेरे को फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिखते। रही कंप्लेंट की बात, भाई कौन से लॉ में लिखा है? 468 है जहाँ तक मेरे को याद है, एक्सेप्ट प्रोविजन भी याद नहीं आ रहा, तो मेरे को भाई लोगों को माफ़ कर देना। 468 CRPC जो लिमिटेशन तय करती है कि ऑफेंसेस की क्या लिमिटेशन हो सकती है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 6 महीने 7 महीने, कुछ भी यार, कुछ भी सोच समझ के बोला करो। उसकी बात ठहरेगी नहीं, कोर्ट उससे सबूत मांगेगा, वो सबूत दे नहीं पाएगी। एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं देगा कोर्ट। अगर ज्यादा ज्यादा उस दिन नहीं दे पा रही तो ठीक है, कल आप अपने सबूत लाके दिखा दीजिए, या इतने दिन में 4-5 के अंदर आप अपने सबूत लाके दिखा दीजिए, वरना हम निर्णय कर देंगे, ऑर्डर करेंगे आपको जाना है या नहीं जाना है। तो उस स्थिति में लड़की नहीं दिखा पाएगी। अच्छा, उसके जितने भी बयान जो अब तक उसने बोले वो सब ऑन रिकॉर्ड जाएंगे, यानी कि कोर्ट में दर्ज होंगे। आपकी बीवी कोई लॉयर हायर नहीं करेगी, ये भाई साहब इस बात को मान के चल सकते हैं। आपका उनका लॉयर उनको एजुकेट नहीं करेगा कि कोर्ट में किस तरीके से क्या बोलना है, या फिर रिटर्न में वो आपकी बीवी को रिप्लाई नहीं देगा। शाबाश। और हाई कोर्ट इतने वाइज है, इतने समझदार है कि इसका इम्पैक्ट आगे तक जा सकता है। तो हाई कोर्ट ये भी चीज़ें कंसीडर करती है कि अगर आज के डेट पे जो ये कुछ हो रहा है, अगर इस प्रोसीडिंग को देखे जाए, जो हेबियस कॉर्पस की पेटिशन पे फाइल कर रहे हैं, पेटिशन फाइल होती है हेबियस कॉर्पस की पेटिशन, रिट पिटीशन टाइटल जाता है भाई वह जगह। रिट पिटीशन जो ये फाइल करते हैं, उसके डिसाइड होने से, उसके कंक्लूड होने से फेवर में अगेंस्ट में क्या इम्प्लीकेशन जाएगी, और वो मेरिट्स पे तो हाई कोर्ट कभी जवाब नहीं देगी। अदरवाइज इट विल बी लाइक कि भाई लड़की का राइट बार कर दिया है फ्यूचर के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। विदाउट प्रॉपर इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी आप हाई कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी। हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थोड़ी ना है। गजब है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लोग पता नहीं समझते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें वहां दर्ज हो रही हैं कि मैं अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। ये मुसीबत हो जाती है, बुरी तरह से दोनों तरफ से फंसने वाला काम हो जाता है। बोल आपकी बीवी यही बोलेगी मैं अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ, और ये नहीं बोलेगी कि आपने मारा पीटा, ये वो जो भी वो एलिगेशन लगाते हैं, देखो वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो डिसाइड होगा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के थ्रू। वो डिसाइड नहीं कर देगी। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में जो प्रूफ आएंगे, हाईकोर्ट डायरेक्ट भी कर सकती है कि अगर आपकी बीवी ने हाईकोर्ट के सामने अगर ये जवाब दिया कि मेरे पति ने मुझे मारा, मेरा रेप हुआ है, मेरे से छिड़खानी करी, मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न कर, वही एक तरीके से उन आपकी बीवी का जो रिप्लाई होगा ना भारी भरकम विद फॉल्स एलिगेशन, वो कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा, और कोर्ट बोल देगी कि इसको कंप्लेंट को संज्ञान में लिया जाए। पुलिस वालों को बोलेगी इस कंप्लेंट को संज्ञान में लिया जाए और इस पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स लिया जाए। अगर FIR बनती है तो FIR रजिस्टर करी जाए, चार्जशीट फाइल करी जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन में इनको कुछ सबूत मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो ऊपर भी फाइल कर देंगे। बताइए, इतना दिमाग तो है नहीं।
कि आगे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं एक रिट पिटीशन के। मैं तो ये तब मान के चल रहा हूँ कि इनकी रिट पिटीशन मेंटेनेबल है। हाई कोर्ट ने उल्टा यही बोल दिया कि इतने हीनियस एलिगेशन है, तो वो सीधा बोल सकती है कि पुलिस अथॉरिटी को डायरेक्ट करा जाता है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करा जाए। और जो आप रिट पिटीशन बना के ऊपर पहुंचेंगे, उसमें क्या आपको लगता है कि आप सिंपली ये बोलेंगे कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट की वजह से मेरी बीवी नहीं आ गया तो रिट पिटीशन फाइल कर दी? आप भी स्टोरी घुमाएंगे, आप भी 4 झूठ बोलेंगे, और हाईकोर्ट के सामने जब झूठ बोलेंगे तो आपको भी पता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो जाएगी हाथ के हाथ ही, और क्रिमिनल कंप्लेंट भी आपके अगेंस्ट रजिस्टर होगी, एक एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके अगेंस्ट उसमें केस अलग चलेगा। हाईकोर्ट जाना जरूरी होता है मैटर्स में कई इंस्टेंसेस पे, तो कब जाना होता है वो हमें देखना। आपका पक्ष तो घर वाले मरेंगे, नहीं बोली तो पूरे के पूरे केस खारिज करने जाए जैसी स्थिति बन जाएगी। आगे कोई 498 डीबी की प्लानिंग चल रही है तो ब्लॉक हो जाएगी। अब समझिए इसके बाद क्या होगा कि जब वो यहां से अपने घर वालों का पिंड छुड़ाकर ले जा रही होगी तो आपको यह करना होगा कि जो बयान उसके जो दर्ज हुए हैं उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवा लेनी है, जो कि आराम से आपको मिल जाती है। या जजमेंट भी जो आपका आएगा उसके अंदर भी ये चीज का उल्लेख होगा। ऑर्डर, जजमेंट नहीं होता है इसमें, ऑर्डर होता है। जो भी होगा कि पत्नी ने आने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये पूरी तरह से आधार बन जाता है आपके सेक्शन 31A का, जिसके अंदर साफ है कि बिना युक्तियुक्त कारण अगर औरत वहां रह रही है, ये दिख गया है बिना युक्तियुक्त कारण की, कह तो रही है मारा पीटा परेशान किया, सबूत नहीं दे रही, और बिना सबूत के कोर्ट नहीं चलता। अब इनको ये भी नहीं पता कि एडमिशन भी प्रूव करना पड़ता है। अगर कि आपकी बीवी ने कोई चीज़ एडमिट करी है कोर्ट के सामने XYZ, ठीक है, तो वो आपको प्रूव भी करनी पड़ेगी। इन केस अगर आप नीचे कहीं प्रोसीडिंग चला रहे हो उसको एज एन एविडेंस यूज कर दो, बस कहीं की सर्टिफाइड कॉपी उठा के कहीं लगा दो, उससे काम नहीं बनता है। तो ये जो काफी लोग कहते हैं ना उसने ये कहा, वो तो ये कह देगी, वो तो वो कह देगी, कुछ नहीं होता, वो तो ये कह देगी, ये तो कह देगी। या वो जो खिचड़ी चलती है ना लोअर कोर्ट की और वो जो नीचे आपके थानों की, वो सब खिचड़ियां ठंडी हो जाती हैं हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में जो कोर्ट है पूरी इस दुनिया में हाई कोर्ट है, ठीक है। लोअर कोर्ट्स की इनके भाई साहब के हिसाब से कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे इनके हिसाब से खिचड़ियाँ चलती हैं। गजब है, वहाँ भी भाई प्रोसीडिंग चलती है, वहाँ पे खिचड़ियाँ नहीं चलती, खिचड़ियाँ चलती है वहाँ पे। उन प्रोसीडिंग्स को खिचड़ी आप जैसे लोगों का ज्ञान बना मामला, और ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जज इसको बहुत सीरियसली लेता है कि वो लड़की को भी बचाना चाहता है कि भैया जो ससुराल वाले हैं, सॉरी, उनको भी बचाना चाहता है। तो उस स्थिति में वो बिल्कुल चाहेगा कि एकदम ठोस कारण पैदा हो। तो ठोस कारण पैदा होगा, नहीं रहना चाहती। अब आप उसको ले जाके ऑन रिकॉर्ड जो दर्ज हुआ है उसको ले जाकर आप 13A के अंदर वन साइडेड जो डिवोर्स का ऑप्शन होता है वो लगा दीजिए। उसमें हो सकता है कि 2-4-6 महीने ना, वहाँ भी आपको प्रूव थोड़ी ना करना पड़ेगा। अरे बस आपकी स्टेटमेंट देखिएगी, दूसरी पार्टी को नोटिस थोड़ी ना करेगी ना, उसका रिप्लाई देखेगी। वन साइडेड डाइवोर्स जो होता है, नए टाइम एनालॉजी हम डेली बेसिस पे सुनते जा रहे हैं लगे, पर क्योंकि वो सॉलिड बयान है, सबूत वो दे नहीं पाई है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ बातें निकल के आ रही होगी आपके दिमाग में कि 498 डीवी तब भी लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, पर खड़े नहीं होंगे। पुलिस में रखा है, ले जाइए, ऑन रिकॉर्ड बोला है साहब 498 डीवी किया, ये तो बोल रही है ऑन रिकॉर्ड, इसके पास सबूत नहीं है, तो आप किस ग्राउंड पे लगा रहे हैं FIR? अगर वो कहती है कि साहब मेरे तो ये जो है 156(3) में लिखवा देती है, या किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है FIR लॉन्च कराकर और चार्जशीट बनवाने में, तो चार्जशीट को क्वैश करा सकते हैं, FIR को क्वैश करा सकते हैं, मतलब धूम धड़ाका हो जाने वाला है, बहुत जल्दी केस खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये शानदार ऑप्शन हो सकता है, बजाय इसके कि आपको लंबा चलना पड़े। पैसा बचाओ भाई, लीगल सिर्फ एक चीज चाहता है और जानता है कि लड़का बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, लड़के घर वाले बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो डूबने नहीं चाहिए, वो सही जगह पे लगने चाहिए और कम से कम लगने चाहिए। इसीलिए हम एंटीसिपेटरी बेल और बाकी की जो फर्जीवाड़े आपके साथ चलते हैं उन सब का घोर विरोध करते हैं। अभी 376 मैंने 5 लड़कों को बाहर निकाला है दोस्तों, रेगुलर बेल के अंदर, और यूपी के मैटर है 3 थे। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि ऐसा होता है, इसके अंदर थोड़ा आपके अंदर की इच्छा शक्ति भी चलती है। हम तो बहुत फोर्स करते हैं, हम तो साथ लगे हुए हैं, पर उन लोगों को अपनी भी हिम्मत दृढ़ता दिखानी पड़ती है। पर हाँ ठीक है, हम तरीका बताते हैं, माइंडसेट करना सिखाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 9 लगा रखा है जिन लोगों ने, उनकी बात पे।
फर्जीवाड़े, एंटीसिपेटरी बेल। रेप पे एलिगेशन लग गया तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी क्या? उन्होंने सेक्शन 9 लगा रखा है। आप अपनी बीवी के दो ऑप्शन हो जाते हैं कि अगर वो नहीं आ रही है रेगुलर कोर्ट में सेक्शन 9 लगाने के बाद ही अवॉइड कर रही है, तो आप चौथी पांचवी, जहां थर्ड फोर्थ डेट पे एक्सपायरी ऑर्डर होने का ऑप्शन हमेशा रहता है, यानी कि वो उसको वहां पर डिग्री पास कर दी जाती है। जब वो नहीं आ रही है तो उस स्थिति में आप सीधा हैबियस कॉर्पस लगा लें। अगर जज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप हैबियस कॉर्पस लगा दीजिए। तो उस स्थिति में भी यही जो बात मैंने कही वो सब बातें उसको कहनी पड़ेगी, क्योंकि वहां ठीक है उसने केस लगा रखे हैं, सब कुछ कर लगा रखे हैं ना, लाइए सबूत दीजिए। वहां इंस्टेंट होता है, हाथों हाथ फैसला, हाथों हाथ फैसला होता है ऑन द स्पॉट। कुछ नहीं है कल परसों पढ़ ले रोज लिंगर ऑन, खिंचता जाएगा, वहां कुछ नहीं होता, सीधा वो जो वहां बयान देगी, वो जो वहां बातें कहेगी, मेरे पास सबूत नहीं है मगर इसने किया था, मैं कह सकती हूँ, कहने से क्या होता है? ये जज पूछता है, कहने से कुछ नहीं होता मैडम, सबूत से होता है। तो वही सारे रिकॉर्ड्स फिर ले जाके अपने केसेस में यूज कीजिए, 498 डीबी में डायरेक्ट उनको चैलेंज कर दीजिए। फिर आप देखिए दोस्तों, हर चीज का एक रामबाण उपाय होता है, हर चीज का एक एंगल है, हर कहने से कुछ नहीं होता, तो फिर वो कहने से एफआईआर रजिस्टर होती। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा लॉ पढ़िए, किसी अच्छे लॉ की नॉलेज वाले बंदे की हेल्प लीजिए। ये ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनसे बच के, चीले बहुत है मार्केट में। चलिए आज के लिए बस इतना।